हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम कक्षा 7 के हमारा पर्यावरण यानी कि हमारा भूगोल के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 है। ये एनसीईआरटी का बुक कक्षा 7 के एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट एक खेल का मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे का फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो हमारे कैसे पर्यावरण बदल रहे हैं। कक्षा में पहुंच करके रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो सभी पर्यावरण है। शिक्षक ने यह बात बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर के कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर के प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का एक सूची। रवि, परमजीत, जेपी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। कहते कि यह दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से ये जितना भी है उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितने भी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी जो ठोस परपट्टी होती है उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से वो ढकी हुई होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महाद्वीप पर तो पाई जाती है, साथ में महासागर की सतह पर भी यह पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। ये सभी चीज़ हमें स्थल मंडल से मिलता है। यह घास संपदा का भी एक स्रोत होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से हमारे पूरे जैव मंडल को दर्शाया गया है, जहाँ पर वायुमंडल को अलग, जल मंडल को अलग और संपूर्ण जैव मंडल को दिखाया गया है, जिसमें स्थल मंडल को अलग करके भी दिखाया गया है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जब जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बनता है, यह सभी प्राणी के लिए आवश्यक है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जलमंडल में सिर्फ और सिर्फ महासागर को नहीं लिया गया है, नदी, झील, समुद्र, महासागर सभी को लिया गया। जहाँ जहाँ भी जल पाए जाते हैं सभी को लिया गया है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है उसके चारों ओर जो एक वायु का जो एक परत पाई जाती है
उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते। जो हमारा वायुमंडल होता है, यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी से और वायुमंडल से, मतलब जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे भी हमारा रक्षा करता है। अब इस कई प्रकार की वायु, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या जीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत में सभी चले आते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल सभी चले आते हैं। अब है यहाँ पर कि परितंत्र क्या है? परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेम्स ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर के देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो इससे यह पता चलता है कि केरल में अधिक बारिश होती है, साथ ही वहाँ पर नारियल के बागान भी पाए जाते हैं। और राजस्थान में बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर कीकर एवं रेत बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? अब रवि सोच रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षकों ने कहा है कि हाँ, बिल्कुल संबंध है। जितने भी जीव जंतु है उसका उसके पर्यावरण के साथ संबंध ही रहता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। अब परितंत्र समझ में आ गया कि जीवधारियों का आपसी एवं उसके आसपास के पर्यावरण के बीच में जो संबंध बना करके रहता है उसी को परितंत्र कहा जाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। इससे क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनता है क्या? तो बिल्कुल बनता होगा। अब मानवीय पर्यावरण के बारे में देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के रूप में बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास के प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिया का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। अधिक औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेजी से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पहले विश्व के संचार जगह और द्रुत हो गया। संचार जगह और भी द्रुत हो गया। तो ये सब चीज़ देख जैसे जैसे मानव विकसित हुआ तो उनकी आवश्यकता भी बढ़ने लगी। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियालियों की बात करती थी। आप देखेंगे कि जो भी उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलता है, वहाँ पर जंगल में देखने को मिलता है। तो नूरी अपने यहाँ की हरियाली की हमेशा बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख कर नूरी ने उसे आने वाली
छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों एवं लोगों की क्रियाकलाप का चित्र बना करके लाएंगे। ये सारा चीज़ उनके तो ये था आपके पहला चैप्टर पर्यावरण। इसमें हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सीखा। 7 क्लास का ये पहला चैप्टर था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में जो साइड में लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये PBI है, क्योंकि एक 7 क्लास में दिया हुआ ये पूछ देता है, ऐसे भी पूछ देता है। अब पूछता है कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है। तो वस्तु विनिमय पद्धति, क्योंकि इस बीच में हम लोग ने पढ़ा कि पहले लोग वस्तु विनिमय पद्धति में विकास क्या करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले लोग वस्तु विनिमय पद्धति में विकास हुआ था। तो अब हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय क्या है। तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर है कि अपने आस पड़ोस में जाकर के बैठिए, अपने बुजुर्गों से पूछ करके उनसे कई सारी चीज़ पूछिए कि उसके ज़माने में कैसा कैसा पेड़ पौधा हुआ करते थे। जैसे कि वो अब की उम्र के थे तब उनके आसपास में कैसा पेड़ हुआ करते थे। उस समय घरों के अंदर में खेले जाने वाले खेल कौन सा हुआ करते थे। उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा हुआ करता था। गर्मी एवं सर्दी का मौसम में कैसे बिताते थे, वो लोग से पूछिए। तो पूछने से बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा होगा। ये जितने भी बच्चे हैं आप सभी ऐसा कर सकते हैं, अपने बैठ करके अपने बुज़ुर्गों के पास, अपने दादा के पास। हम भी बचपन में अपने दादा से पूछा करते थे कि दादाजी अंग्रेज़ जब आए थे तो कैसे क्या सब हुआ करता था, दादा बताते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण एवं यानी इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण जो हम लोग पढ़ते हैं यानी कि इन्वायरमेंट शब्द का उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से हुआ है। एनवायरोनेर का से हुई है और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एनवायरनोर, और उसका एनवायरोनेर का मतलब होता है पड़ोस। एनवायरोनोर का मतलब क्या होता है? पड़ोस। तो पड़ोस मतलब होता है आसपास,